प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और उसके साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक बता। आप सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने यूपीएससी एग्जाम का प्रत्यक्ष अनुभव किया है या फिर अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो भी जब आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो आपने ऐसा अनुभव किया है कि जब आप 30-35 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं। तो ऐसे में जबकि आपको 45 से 50 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको आगे और 70-80 या उससे भी अधिक क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना हो। तो ऐसे में आपके लिए एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना उसके आप ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर सकते जिनके बारे में आपकी जानकारी कम है या जानकारी नहीं है। लेकिन इस सीरीज में मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करता हूं, आप वैसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनके बारे में आपकी जानकारी बहुत ही कम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो आईटी एक्ट 2000 की जो धारा 66A है, जो धारा 66A है, वो असंवैधानिक घोषित करके समाप्त कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उनके पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत हाल ही में सोशल मीडिया पर भ्रामक लिखने और बोलने वालों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिवाइज करते हुए जो पुलिस बल है उनको फिर से धारा 66A के तहत मुकदमा लिखने का आदेश दे दिया है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक पोस्ट लिखता है या कोई ऐसा पोस्ट लिखता है जिससे समाज में तनाव बढ़े, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ धारा 66A का प्रयोग कर सकते। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, जैसे ही सही और गलत दिखे आपको घेर देना। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। आईटी एक्ट की धारा, हम पहला स्टेटमेंट खुद ही कह रहे हैं कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित। अब अगर 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया अर्थात संविधान के अनुकूल है ही नहीं, तो 2023 में क्या वो संविधान के अनुकूल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। तो जब नहीं हो जाएगा तो हाल ही में लगा करके यूपीएससी कभी कभी आप लोगों को बुद्धू बनाता है। हाल ही में एक शब्द यूज करके और यूपीएससी लोगों को कहता है हाल ही में हमने ये परिवर्तन कर दिया है, जबकि ऊपर वह खुद ही कह रहा होता है कि यह परिवर्तन जो है यह पहले ही निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे में थोड़ा सावधानी रखिएगा कि हाल ही में शब्द लगा करके यूपीएससी कभी ऐसा अच्छा गेम खेल जाए, तो सावधान रहना है। और आप सभी को पता ही है कि जब हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं तो क्वेश्चन बनाते समय हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको एज इट इज पैटर्न पर हम आपको क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करें। ठीक है। तो आपको हम जो क्वेश्चन सेट करके देते हैं या जो बाकी मार्केट में क्वेश्चन सेट करके आता है उनमें ये अंतर आपको मिलेगा। हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यूपीएससी के पैटर्न पे ही मिलेगा। ठीक है। तो हाल ही में लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब आप मुकदमा चलाने का आदेश आपको दिया जाए। तो जब और अगर आप लोग न्यूज से अपडेट हैं, पढ़ते लिखते हैं,
समाचारों से अपडेट है तो आपको पता है कि आईटी एक्ट की धारा 66 खारिज कर दिया गया है, गैर संवैधानिक हो गया है। तो गैर संवैधानिक चीजों को सुप्रीम कोर्ट फिर से चालू करने का आदेश तो नहीं दे सकता। अगर वो गैर संवैधानिक है तो मतलब जब संविधान के ही खिलाफ है तो फिर उसको कैसे चालू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। तो सेकंड स्टेटमेंट खुद ही पहले स्टेटमेंट को काट रहा है, और काटने का भी कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि असंवैधानिक, संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ है तो फिर दोबारा आप उसको कैसे प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट, जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, 1 और 3। अब आपको जानने की जरूरत है कि जो आईटी एक्ट की धारा 66A है उसको 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे न्यूज से और ऐसे मुकदमों से परेशान था कि कोई भी व्यक्ति आईटी अपने सोशल मीडिया पर छोटी बड़ी खबरों को भी पोस्ट करता है, सरकारों के खिलाफ थोड़ा सा लिख देता है, तो सरकारें उस व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 का यूज कर देती है। और जो आईटी एक्ट की धारा 66 है, इसमें प्रोविजन था कि अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे किसी की मर्यादा भंग होती है तो सरकारें इसमें आपको 3 साल के लिए कैद के लिए बुक कर सकती है, आपके खिलाफ केस दायर करवा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग न्यूज़पेपर से अपडेट होंगे तो आप लोग एक हमारे बाला साहब ठाकरे की जब हुई थी तो उस समय 2 बच्चियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया था कि मुंबई शहर की ट्रैफिक काफी भीड़ भाड़ हो गई। अब इस आधार पर उन दोनों को आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत बुक कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कमेंट पर भी इस एक्ट का बहुत दुरुपयोग होता है। तो इससे क्या होता था कि अब आपके बोलने की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 19A है, 19(1)A है, जो कि कहता है कि आपको अभिव्यक्त करने का, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उस पर बार बार पाबंदियां लग जाती। संविधान हमें मूल अधिकार दे रहा है, उस मूल अधिकार को एक्ट, संविधान के इतर एक एक्ट बन रहा है, वह एक्ट की धारा बार बार हमारे संवैधानिक अधिकारों को, मतलब यह एक विधान है, यह कोई संविधान तो है नहीं, यह पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक एक्ट है, और यह एक्ट हमारे संवैधानिक अधिकार को बार बार चोट करता है। तो फिर 2015 में श्रेया सिंघल केस, मुझे नहीं पता आप लोग कितना न्यूज़पेपर से अपडेट है, ये नाम बार बार चर्चा में रहता है। श्रेया सिंघल केस में 2015 में श्रेया सिंघल केस में इस एक्ट को नल एंड वॉइड अर्थात गैर संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करके निरस्त कर। ठीक है, तो उसके बाद से अब यह एक्ट प्रचलन में नहीं है। हालांकि अक्सर कभी कभी न्यूज में आता है कि ग्रामीण स्तर पर या दूर दराज के स्तर पर अभी भी जो पुलिस विभाग है वहां के जो प्रमुख होते हैं, हम सामान्य अर्थों में इंस्पेक्टर, दरोगा ऐसे समझते हैं, वो लोग अभी भी इस एक्ट का उपयोग करके लोगों पर केस दर्ज कर लेते हैं। इसके पीछे कारण होता है उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के बारे में जानकारी करना। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक आदेश दिया है, जो जिले स्तर पर और जो थाना के स्तर पर जो पुलिस अधिकारी है उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अपडेट कराया जाए, और यह दायित्व राज्य सरकार को दिया। ठीक है, तो इसी संदर्भ में यह एक्ट फिर से चर्चा में आ गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, अग्नि सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का भारत में, हाल ही में इसका उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत अग्नि श्रृंखला का 6ठा संस्करण। थर्ड स्टेटमेंट, इसकी मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर के, यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन। अब आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इस अग्नि प्राइम के बारे में जरूर ही पढ़े होंगे, क्योंकि यह तो पढ़ के ही जाना है, हर स्टूडेंट को पढ़ के जाना है। आप
अगर अग्नि प्राइम के बारे में नहीं पढ़े हुए हैं अभी तक, तो इसका मतलब है कि अभी आप करंट अफेयर की तैयारी से काफी दूर है। कि अग्नि प्राइम काफी चर्चा में रहने वाला है, इंडिया का बड़ा क्रूशियल प्रोग्राम है। और हम जब पढ़ते हैं तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के बारे में हर स्टूडेंट अपनी तैयारी के दौरान जरूर पढ़ता है। तो इस कार्यक्रम का कह रहा है स्टेटमेंट किया, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत अग्नि श्रृंखला का 6ठा संस्करण। तो अब आपके लिए एक टास्क है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत भारत कौन कौन से मिसाइल विकसित किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत कौन कौन से मिसाइलों को डेवलप किया है। ठीक है, लेकिन उसमें एक जानकारी है कि इस कार्यक्रम में एक मिसाइल है अग्नि सीरीज, और उस अग्नि सीरीज का हाल का जो लेटेस्ट संस्करण है वह है अग्नि प्राइम। कह रहा है कि अग्नि प्राइम ये 6ठा संस्करण है। सभी जानते हैं कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और उसके बाद अग्नि प्राइम आया। इसका मतलब है कि अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 नहीं आया है, बल्कि अग्नि प्राइम आया, और ये 6ठा संस्करण है, ऐसा सेकेंड ऑप्शन कह रहा है। अब बता रहा है कि इसकी जो मारक क्षमता है, यह मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर के। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, और कह रहा है यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। आप सभी जानते हैं कि अग्नि सीरीज की जो अगली मिसाइलें होती हैं उनकी मारक क्षमता अपनी पिछली मिसाइलों से अधिक है। अग्नि 1 लगभग 700 के आसपास था, 700 किलोमीटर। ठीक है, फिर अग्नि 2 आया तो वो 2000 के आसपास रहा, अग्नि 3 3000, 3500, 4 फिर उसी के आसपास रहा, 5 आया तो 5000 तक रहा। लेकिन उसके बाद अग्नि प्राइम आया, तो अग्नि प्राइम की मारक क्षमता अग्नि 5 से अधिक होनी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? आप लोग कहेंगे कि अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये थोड़ा अग्नि 5 के बाद अगर उसकी मारक क्षमता अधिक होती तो उसका नाम अग्नि 6 होता, न कि अग्नि प्राइम। अग्नि 6 होता, लेकिन यह अग्नि 6 नहीं है, 6ठा संस्करण अवश्य है, 6ठा संस्करण अवश्य है, लेकिन अग्नि 6 नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जो अग्नि 6 इंडिया ने प्रपोज किया है, अग्नि 6 की मारक क्षमता अंदाजा लगाया गया है कि वह 1000 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर, लेकिन यह अग्नि प्राइम है। और अग्नि प्राइम फिर प्राइम क्यों है भाई, जब इसकी मारक क्षमता उतरी नहीं है? तो यह प्राइम इसलिए है क्योंकि अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें होती हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है आपने किसी मिसाइल को, यहां पर आप है, यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कि आपको हिट करना है, आपने मिसाइल को लॉन्च कर दिया, मिसाइल पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर के, आकाश में पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा और फिर एक सीमा के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में नीचे आएगा और आकर के इस ऑब्जेक्ट को निशाना बना लेगा। तो इसका मतलब है कि आपने एक बार इसको छोड़ दिया, तो अब छोड़ दिया, फायर एंड फॉरगेट, मारो और भूल जाओ। अब यह आपको आपके कंट्रोल में नहीं है, अब यहां से आपने छोड़ दिया तो अब ये सीधे जाकर के ऑब्जेक्ट को जहां टारगेट है पर जाकर के गिरेगा। ठीक है, तो ये फायर एंड फॉरगेट के लिए एक मिसाइल सिस्टम है जो कि आकाश पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर के और पुनः गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के और ऑब्जेक्ट पर हिट कर। लेकिन तो इससे क्या होता है कि यह किसी एक टारगेट को ही निशाना बना सकता है, लेकिन अग्नि प्राइम की विशेषता है यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसका मतलब है कि इसकी मारक क्षमता तो कम है, लेकिन अगर आपने इसको यहां से लॉन्च किया तो यहां पर आने के बाद यह 1 2 3 तीनों पर 1 2 और 3 वारहेड, इसमें से 3 वारहेड निकलेंगे, 3 हथियार निकलेंगे
3 मिसाइल निकलेंगे और वो तीनों मिसाइल 3 अलग लक्ष्य को, मैं नंबर ऐसे हिपोथेटिकल ले रहा हूं, 4, 5, 10, 12 कुछ भी हो सकते हैं, उन सभी लक्ष्यों पर यहां से आने के बाद यहां से अलग अलग लक्ष्यों पर मिसाइल निकलेंगे और अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ जाकर के, का मतलब है कि आप किसी एक टारगेट को हिट नहीं करेगा, बल्कि यह अलग अलग टारगेट को हिट करेगा। और इससे क्या होगा कि अब इससे हमें साथ ही हिट करने के साथ यह क्या होगा, यह पुनः वापस इसकी जो लॉन्चिंग वाला सिस्टम है, वो सिस्टम पुनः वापस लॉन्च आ जाएगा। मिसाइल ने उसको हिट किया, उसके बाद जो उसका लॉन्च पैड है, लॉन्च सिस्टम है, वो लॉन्च सिस्टम जो लॉन्च मशीन है, लॉन्च मशीन वापस पुनः हमारे पास आ जाए। तो हमें बार बार जो रॉकेट ईंधन है और जो रॉकेट के लिए रॉकेट मशीन है, वो बार बार नया नहीं बनाना पड़ेगा, वो एक ही मशीन हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीलॉन्च कर सकते हैं इसको, बार बार एक ही मशीन को यूज करके अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए यह प्राइम है। ठीक है, यह प्राइम है और ठीक है, तो कई लक्ष्यों को भेद सकता है। अब आते हैं, चलिए हमने जानकारी तो प्राप्त कर ली, अब इस प्रश्न का आंसर कैसे करें। तो भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ मिसाइल का परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ही किया जाता है, उड़ीसा के। तो पहला सही है। दूसरा, यह जो अग्नि प्राइम है, यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत ही है, यह भी सही है। और छठा संस्करण भी है, यह भी सही है। अगर आपको नहीं पता होता तो आप छठा संस्करण पर डाउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मारक क्षमता दिखाई जा रही है कि 2000 से 3000 किलोमीटर, ये एक बात दिमाग में बिठा के रखिए कि यूपीएससी भी अगर इस क्वेश्चन को पूछता है और मारक क्षमता देता है, तो मैक्सिमम केस में यूपीएससी भी मारक क्षमता को ही गलत बनाए। ठीक है, आपको सीखना है कि एक एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते समय क्या सोच सकता है, आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या सोचेंगे। ठीक है, तो मारक क्षमता जो 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच के दिया गया है, यह मारक क्षमता गलत दिया गया है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की। तो इसका मतलब कि जो डिजिट दिया गया होता है, जो नंबर दिया गया होता है, वो नंबर ही मैक्सिमम केस में गलत होने के संभावित है। ठीक है, तो यहां पर मारक क्षमता गलत दी गई है और जैसे ही आपने इस 3 को गलत काटा, आपके पास आंसर आ गए 1, 2, 4 और 1, 2। अब यहां 4 नंबर है कि यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। तो भाई अग्नि प्राइम है, पहले से कुछ नयापन है इसमें, तो नई चीजें तो होंगी ही, जैसा हमने देख भी लिया है। तो एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ऐसे प्रश्नों में, जो कि बहुत ही अधिक चर्चा में रहने वाले मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को गलत अगर करके आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हजारों स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पिछड़ गए। इसीलिए आपको, जो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन सही कर सकते हैं, वह क्वेश्चन आपको भी गलत नहीं करने। आपको सबसे विशेष होने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से कमजोर होने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन को सभी बना सकते हैं, उसको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न देखिए, बेसिकली यह आपके अब तक के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, यह आपकी यूपीएससी की तैयारी से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रमा के मामले में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल केंद्राभिमुख बल के रूप में कार्य करता है। कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के साथ जो दोनों का आकर्षण बल काम करता है, वो दोनों अपने केंद्र की ओर खींच रहे होते। अब यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये अब आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट, शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ये तो आप 7वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी मिल जाता है, कहां अधिकतम और कहां न्यूनतम होता है। बाकी तो 11वीं क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी में मिल ही जाता है। ये तो अगर आपको ये नहीं पता है, इसका मतलब है कि आप अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं।
आप तैयारी के साथ अपने साथ पेरेंट्स के साथ धोखा कर रहे हैं, ये नहीं करिएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि केंद्रापसारक बल ध्रुवों पर शून्य और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। चौथा स्टेटमेंट, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो शरीर का वजन अधिक होगा। अब यहां पर सब कुछ आपके सामने रख दिया गया है। यह आप अगर आपको थोड़ी सी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी गतियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी, तो इस प्रश्न को आप समझ करके बना सकते हैं। इसके लिए आपको जानकारी होना कंपलसरी नहीं है। आइए देखते हैं। अब चंद्रमा के मामले में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल केंद्राभिमुख बल के रूप में कार्य करता है। यह स्टेटमेंट तो गलत होने की संभावित ही नहीं, क्योंकि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर एक दूसरे को खींच रहा, ये तो क्लियर है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। चलिए सेकंड, शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर कम होता है। अच्छा, जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा आप लोग थोड़ा देखिएगा। यहां पर मैं एक मैप बनाता हूं पृथ्वी का। यही है, ये पृथ्वी का मैप है, ये पृथ्वी का सेंटर है। अब यह भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब यहां पर और ये दो लाइन हमने केंद्र से त्रिज्या ले ली है। तो आप सभी को पता है कि यह जो होगी, यह त्रिज्या जो होगी, जैसे इसको मैं R1 लिख देता हूं और इसको R2 लिख देता हूं, तो R1 जो होगी वह R2 से छोटी होगी कि बड़ी होगी? तो R1 R2 से छोटी होगी, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हो जाती है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहां ध्रुवों के पास पृथ्वी क्या हो गई है? चपटी हो गई है, जबकि भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी पूरी उभारदार होती है, पूरी उभारित होती है। तो दूरी कम हो गई। अगर केंद्र से दूरी कम हो गई तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा कि अधिक लगेगा? तो आकर्षण बल, जब दूरी घटेगी तो आकर्षण बल अधिक लगेगा ना। तो ध्रुवों से यहां सेंटर से दूरी यहां पर पोल के पास कम होती है, तो पोल पे कोई जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वह अधिक लगता है। जब गुरुत्वाकर्षण अधिक लगेगा, पृथ्वी आपको अधिक ताकत के साथ अंदर खींचेगी, तो आपकी भार बढ़ी हुई महसूस होगी ना। तो इसीलिए पोल पर किसी व्यक्ति की भार अधिक महसूस होती है और विषुवत रेखा पर कम महसूस होती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे में भार ध्रुवों पर अधिकतम, यह क्या हो जाएगा? भार ध्रुवों पर अधिकतम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट कि केंद्रापसारक बल ध्रुवों पर शून्य और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। केंद्रापसारक का मतलब केंद्र से दूर जाने वाला बल, केंद्र से दूर जाने वाला बल। अब एक बात यहां पर जो आप लोगों ने देखा था, फिर से यहां पर देख लीजिए कि इस लाइन के सापेक्ष, इस लाइन के सापेक्ष पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी घूम रही है, यह एक सेंटर है, एक ही जगह घूम रहा है, एकदम छोटे से स्पेस में घूम रहा है, एक ही जगह घूम रहा है। तो वहां पर जब एक ही जगह आप नाच रहे हो और एक है कि दूर से नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ज्यादा फोर्स किस पर महसूस होगा? एक ही जगह जो घूम रहा है, जो दूर से घूम रहा है। जो दूर से घूमेगा पर अधिक फोर्स लगेगा। आप लोगों ने वो चरखा नचाया होगा बचपन में, चरखा नचा करके और फिर लकड़ी वो गिट्टी फेंकी होगी, तो वो गिट्टी बहुत दूर तक जाती है। तो ऐसे में जो ध्रुवों पर फोर्स लगता है, जो विषुवत रेखा पे फोर्स लगता है वह अधिक लगता है और ध्रुवों पर फोर्स कम लगता है। जब ध्रुव विषुवत रेखा पर जब दूर तक घूमता है तो ध्रुवों पर फोर्स दूर लग रहा है,
तो यहां जब नाच रहा है तो इसको दूर जाने की, दूर फेंके जाने वाला बल अधिक काम करता है। अधिक काम करेगा तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वह पृथ्वी से काफी दूर चला जाएगा। जबकि पोल पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो पोल चूंकि एक ही जगह नाच रहा है तो उसको छोड़ा जाएगा तो वह वहीं पर गिर जाएगा। ऐसा तो आप लोगों ने महसूस भी कर लिया चीजों को। तो ऐसे में विषुवत रेखा पर जो केंद्र से दूर जाने वाला बल है वह अधिक लगेगा और ध्रुवों पर केंद्र से दूर जाने वाला बल कम लगेगा। ठीक है, यहां पर थर्ड स्टेटमेंट यही कह रहा है कि केंद्रापसारक बल ध्रुवों पर शून्य। तो भाई ध्रुवों पर तो शून्य हो ही जाएगा क्योंकि ध्रुवों पर एक ही जगह ऑब्जेक्ट नाच रहा है, और जबकि भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है तो यह स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां देखिए, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो शरीर का वजन अधिक होगा। अब इस बात को आप लोग बताइएगा, जब पृथ्वी घूम रही है तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो वह उससे दूर हल जाने के लिए उस पर बल लग रहा होगा। जब नाचने वाली कोई वस्तु नाच रही है तो वहां पर जब आए तो आपको दूर फेंकेगी, लेकिन अगर वो वस्तु रुकी हुई है तो आपको दूर नहीं फेंकेगी। तो रुकी हुई है तो वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक काम करेगा। पृथ्वी के केंद्र से आपके सतह पर जो वस्तु रखी है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक काम करेगा, उसको अधिक जोर से खींचेगा। लेकिन वह ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है दूर तो वह जब घूम रहा है तो उस वह गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उस पर कम पड़ेगा और वह वस्तु बाहर की ओर जाने के लिए उस पर बल लग रहा होगा। तो यह स्टेटमेंट करें कि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो शरीर का वजन अधिक होगा, यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब कि चारों के चारों स्टेटमेंट क्या सही है। यूपीएससी भी ऐसे स्टेटमेंट देती है, ऐसे क्वेश्चन देती है जो कि अप्लाइड होते हैं, जिनको आपके अपने बेसिक नॉलेज से समझ करके भी आंसर किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप इन सबको रट करके ही आंसर करें। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप लोग जरूर तैयार रहे और इसीलिए पीवाईक्यू बनाना जरूरी हो। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको बाद में करते हैं। ये देखिए यहां पर तमिलनाडु सरकार ने डिंडीगुल और करूर जिलों में 11,806 हेक्टेयर वन क्षेत्र को लुप्त प्राय का मतलब है स्लेंडर लोरिस, एक कीट भक्षी और निशाचर प्राइमेट के लिए अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है और मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आना चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल। अब भारत में तमिलनाडु राज्य ने एक कीट भक्षी के लिए और निशाचर के लिए क्या किया है, अभयारण्य घोषित किया। तो भाई यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भारत में कीट भक्षी के लिए पहली बार कोई अभयारण्य घोषित, और वो कौन कर रही है, तमिलनाडु सरकार। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, कदूर पतला लोरिस, ये एक अभयारण्य का नाम है। देश में इस तरह के जानवरों के लिए सुविधा प्रदान करने वाला पहला अभयारण्य होगा। ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, यह आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और ये दोनों स्टेटमेंट से ही हालांकि आपका काम हो जाएगा। और दोनों के दोनों स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही है। और यहां पर आप लोगों को ये जरूर नाम याद कर लीजिएगा कि अभयारण्य का नाम क्या है, कदवुर पतला लोरिस अभयारण्य। कहां है, तमिलनाडु में। और यह एक कीट पक्षी है, नाम है स्लेंडर लोरिस, के लिए पहली बार एक अभयारण्य बनाया जाए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सरकारें पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए, कीट भक्षियों के लिए भी स्थित है। यह एक अच्छी पहल मानी जानी चाहिए और इसका स्वागत किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि मैं इस सीरीज में एक प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन शामिल करता हूं। 2022 का हमने खत्म कर लिया है, 2021 में चल रहे हैं। और इस सीरीज में एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये बताता हूं आप लोगों को कि हमारे पढ़ाई की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो और यूपीएससी के क्वेश्चन में कैसे आसानी से हम इलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे यूपीएससी वह ऑप्शन देता है इलिमिनेट करने का, यह भी मैं आपको बता। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार, शहर का अधिकार, राइट टू द सिटी। शहर का अधिकार क्या है भाई? तो कह रहा है कि एक सम्मत मानव अधिकार है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट, प्रत्येक देश, अब यहां पर देखिएगा कहां कहां गलत हो सकता है, सिर्फ वही वही की पॉइंट को हमें हाईलाइट करना। पहला कि संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यहां गलत हो सकता है क्योंकि यह एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हो सकता है इसके स्थान पर कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक देश, प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर कर। पहला स्टेटमेंट, यहां पर दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि संभावित गलत हो सकते हैं। पहला, एक संस्था का नाम दिया गया है, और दूसरा कि प्रत्येक देश जो कि इस प्रतिबद्धता को मानता है, यह संस्था उसको मॉनिटर करती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम करने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार। अब एक बात बताइए, सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं, समझने की जरूरत है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो शहर के नागरिक हैं, अगर उनका जो जमीन है वह अगर कोई सार्वजनिक स्थल बना दिया जाता है, सरकार उसको लेकर के कोई पार्क बना देती है, तो वह अपने स्थान पर क्लेम कर सकता है, उस पर अपना दावा कर सकता है। यह अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है कि नहीं है? है भाई, हमारे यहां संपत्ति का अधिकार है। इसके लिए वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा क्योंकि यह मूल अधिकार नहीं है, लेकिन वह जुडिशियरी में तो जा ही सकता है, कि अपना क्लेम तो कर ही सकता है उस पर। तो कह रहा है कि क्लेम करने का अधिकार है और सार्वजनिक सहभागिता का भी अधिकार है, अर्थात अगर सार्वजनिक स्तर पर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो उसे उसमें शामिल होने का अधिकार है। तो शहर के हर नागरिक को भाई ऐसा अधिकार तो होगा ही। ये कोई आश्चर्यजनक बात तो कह नहीं रहा है, यह साधारण सी बात है। सेकंड स्टेटमेंट एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि समझदारी के साथ सही किया, ठीक है। आइए थर्ड पे आते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी नाम, संस्था, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे हम गलत कहें, ठीक है। आइए थर्ड पे, शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। अब कह रहा है कि शहर का अधिकार का मतलब क्या है? शहर के अधिकार का मतलब है कि कोई ऐसी कॉलोनी बन गई जो अवैध है, तो उस अवैध कॉलोनी में भी आपको लोगों को बेसिक सुविधाएं देनी होंगी, ठीक है। तो यह अधिकार शहर का अधिकार का पार्ट भाई, बेसिक सुविधाएं, ये ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है। मानवाधिकार मानव से जुड़ा हुआ है, उसके आवास से जुड़ा हुआ नहीं है। उसका आवास भले अवैध है, लेकिन उस मानव को जो सुविधाएं चाहिए वह तो उसको उस आवास में भी मिलनी ही चाहिए, ठीक है। अगर इतना समझते हैं आप, तो फिर यह स्टेटमेंट भी आसानी से सही कर सकते कि राज्य सरकारें उसको बेसिक सुविधाओं से वंचित नहीं। तो हमें इन तीन स्टेटमेंट को, जैसे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने शहर के अधिकार को पढ़ा है या सेकंड या थर्ड स्टेटमेंट को हम कंफर्म ही जानते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें ऐसा कोई हार्डकोर फैक्ट नहीं मिलता, जबकि पहला स्टेटमेंट पढ़ने से हमें एक फैक्ट मिलता है। तो ऐसे में मैक्सिमम केस में आप लोग जब ऐसे स्टेटमेंट पढ़ें जिसमें कि आपको समझ नहीं आया, लेकिन उन पूरे स्टेटमेंट में 3 या 4 स्टेटमेंट कोई एक ऐसा स्टेटमेंट मिला जिसमें कि कोई फैक्ट है, डेटा है, डिजिट है, कोई विशेष जानकारी है, तो ऐसे स्टेटमेंट को गलत मारेंगे आप और बाकी सभी स्टेटमेंट को सही मार करके आइए, आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें पहला ही गलत होने के लिए संभावित है और दूसरा और तीसरा सही स्टेटमेंट, ठीक है। यूपीएससी लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन बनाया, जब एग्जाम हॉल में आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे तो लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन अगर आप इसको एलिमिनेट करने का टेक्निक जानते हैं कि मुझे सिर्फ वही शब्द को पकड़ना है जो कि हार्डकोर रूप से फैक्ट है, तो यह स्टेटमेंट भी आपके लिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक वर्ल्ड मैपिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि काला सागर में से, ब्लैक सी में गिरने वाली नदियों की पहचान। इनमें से कौन कौन सी नदियां ब्लैक सी में गिरती?
नाम दिया है नीपर, डेन्यूब, डेनिस्टर, डॉन, राइन और यहाँ कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब कौन कौन सी नदियां ब्लैक सी में। अब मुझे नहीं पता कि इसके लिए आप लोग कितने तैयार हैं, किस स्तर तक आपकी तैयारी का लेवल है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन ये सब जानकारी आपको अवश्य होनी। देखिए ये ब्लैक सी है, यहां देखिए ज्यादा अच्छा दिखा, क्या ब्लैक सी है। ब्लैक सी में कौन कौन सी नदियां गिर रही है, ध्यान से देखिए। पहला है डेन्यूब, डेन्यूब नदी ब्लैक सी में गिर रही है। दूसरा नाइपर नदी, ये नाइपर नदी भी ब्लैक सी में गिर रही है। फिर तीसरा देखिएगा डॉन नदी, डॉन नदी भी यहां से घूम करके आकर के ब्लैक, ठीक है। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन बनाया जाएगा तो उसमें एक नदी को शामिल किया जाएगा, वोल्गा। ध्यान देखिए ये वोल्गा नदी है जो कि पूरे यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और यह रसिया में बहती है, लेकिन यह ब्लैक सी में नहीं गिरती है बल्कि यह कैस्पियन सी में गिरती है। जो वोल्गा रिवर है वो कैस्पियन सी में गिरती है, बाकी डेन्यूब, नाइपर, डॉन ये तीनों नदियां ब्लैक सी में गिर रही हैं। यहां पर अब देख लीजिएगा, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी में आपको दिख रहा है इधर से डेन्यूब नदी ब्लैक सी में गिर रही है, ठीक है। यहां देखिए ट्रिविस्टर नदी, यह भी आपको दिख रहा है कि यह ब्लैक सी में गिर रही है, ठीक है। यहां देखिए नाइपर नदी, यह भी ब्लैक सी में गिर रही है, ठीक है। और भी कोई नदियां हैं, और भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं जो कि ब्लैक सी में गिरती हैं। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो ब्लैक सी में गिरी। यहां देखिए डॉन नदी, यह भी ब्लैक सी में, ये चारों नदियां ब्लैक सी में गिरती हैं। और यहां पर पूछा गया है कि राइन और वोल्गा ये कहां गिरती हैं, तो वोल्गा नदी हमने जान लिया कहां गिरती है, कैस्पियन सी, ठीक है। और राइन नदी कहां गिरती है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि राइन नदी कहां गिरती है, किस सागर में, ठीक है। ऊपर की सभी नदियां नीपर, डेन्यूब, डेनिस्टर और डॉन ये ब्लैक सी में, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है राइन नदी कहां गिरती, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन इंडिया के मैप से है, इसका आंसर आप ही लोगों को करना होता है, कमेंट बताना होता है। तो प्रश्न है पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुदुचेरी हम सभी जानते हैं एक यूनियन टेरिटरी है और इस राज्य का विस्तार, मतलब इस यूटी का विस्तार, यूनियन टेरिटरी का विस्तार केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। केरल में माहे, तमिलनाडु में पुदुचेरी एवं यनम, जबकि आंध्र प्रदेश में कराईकल इसका भाग है। पुदुचेरी शहर चेन्नई से सटे उत्तर में अवस्थित। उपयुक्त कथनों में कौन सा गलत है, सही और गलत को जरूर घेर देना होता है, ये आपके हैबिट का पार्ट होना चाहिए। अब कह रहा है कौन सा गलत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। और जब आप लोग कमेंट में बता लेंगे, अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम उसको लाइव कर देंगे, और अगर गलत हुआ तो मैं कमेंट में उसको सही आंसर भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इस सीरीज को देखिए, अपने कमेंट के साथ हमें अपनी जानकारियों के साथ अवगत कराइए, और आप ये भी बताइए कि आपको ये सीरीज में और क्या परिवर्तन और क्या आवश्यकताएं नजर आ रही है, ताकि हम आपको और भी कुछ बेसिक सुविधाएं, जो विशेष सुविधाएं लगे जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, वो उसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।